हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एट फिजिक्स बाय सर रज़ा। आई होप आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर टुडेज सेशन, आप लोगों ने जो है वो ये बताना है कि कैसा आप लोगों का फिजिक्स का पेपर रहा। तो जाएँ जल्दी से कमेंट करें, देखिए फिजिक्स का पेपर आप लोगों का कैसा हुआ। उसके बाद वापस आते हैं अपने सेशन की तरफ। तो बेटा आज का सेशन स्पेशली क्लास 9 के बायो के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। जैसा कि कंप्यूटर के स्टूडेंट्स के पेपर जो है वो आज कंप्लीट हो गए। फिजिक्स का उनका लास्ट पेपर था, बट बायो के स्टूडेंट का एक पेपर रह गया बायोलॉजी का। तो आज जो है वो हम उसी पेपर के हवाले से बात करेंगे। और एज पर प्रॉमिस जो है वो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, हर सब्जेक्ट एक स्पेशलाइज टीचर जो है उसको मैं इन्वाइट करूँगा ताकि वो आप लोगों को उस पेपर के हवाले से गाइड कर सके। तो आज भी हमने बहुत स्पेशलाइज और बेस्ट टीचर इन द टाउन जो है आप ये कह सकते हैं वो हैं, और उनको हमने इनवाइट किया है। और अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने बेटा 2018 में कराची यूनिवर्सिटी से बॉटनी में जो है अपना पीएचडी कंप्लीट कर लिया। और एट द टाइम ही वाज जस्ट 30 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो 30 साल में ये डॉक्टर बन गए हैं और इन्होंने अपना पीएचडी जो है वो बेटा कंप्लीट कर लिया। और अब जो है ये यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते हैं और कराची यूनिवर्सिटी में भी होते हैं। और सुबह जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज फॉर्मन में भी टीचिंग कर रहे हैं, वहाँ पे भी जो है वो एज ए प्रोफेसर बॉटनी के वहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं और वहाँ पे जो है पढ़ा रहे हैं। और काफ़ी कोचिंग सेंटर्स में भी इन्होंने पढ़ा है, काफ़ी इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो बहुत अच्छे से ये आपको गाइड करेंगे, ठीक है। और बगैर टाइम ज़ाया किए हम इनको इन्वाइट करते हैं वो आएँ और आप लोगों को जो है पेपर के हवाले से गाइड करें। बट आप लोगों ने बेटा वीडियो एंड तक देखनी है, सेशन एंड तक देखना है। और सेशन के एंड में मैं आप लोगों को ज़रूर कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा कि किस तरह से जो है वो आप जो है वो अपनी क्यूरीज वगैरह रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो डॉक्टर उमर प्लीज़ वेलकम एंड गाइड अस टू आवर स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपने पेपर्स की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और बाकी जो पेपर्स आपके गुजरे हैं वो भी बहुत अच्छे गुजरे होंगे। तो आज मैं यहाँ सर रज़ा की इनविटेशन पर आया हूँ कि बायोलॉजी का पेपर पैटर्न जो है वो कैसे आएगा और किस तरह का पैटर्न होता है। कुछ पेपर पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे, पेपर गाइडलाइंस की तरफ जाएंगे और उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी पेपर के हवाले से उनको भी डिस्कस करेंगे। तो बायोलॉजी के पेपर के हवाले से आपको बताते चलें कि आपके पास जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 60 मार्क्स हैं और मैक्सिमम मार्क्स के अलावा जो टाइम है वो 2 आवर्स है। देखिए टाइम पेपर के हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैसियत रखता है क्योंकि आपकी पूरे साल की जो मेहनत है वो सिर्फ 2 घंटे में इवेल्युएट की जा रही है। तो यही 2 घंटे आपने बहुत अच्छी तरह से गुजारने हैं, इसलिए गाइडलाइंस जो है वो आपको बताई जाएंगी कि इन 2 घंटों को आप कैसे बहुत बेहतर गुजार सकते हैं और मैक्सिमम मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल सेक्शन 3 होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। सेक्शन ए एमसीक्यू का है, बी शॉर्ट क्वेश्चंस का है और सेक्शन सी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन या डिटेल क्वेश्चंस का है। ना सबसे पहले एमसीक्यू की बात करते हैं। यहाँ एमसीक्यू के मार्क्स मैक्सिमम 30 हैं और एमसीक्यू टोटल 30 एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे और हर एक एमसीक्यू का 1 मार्क है। आपने फिजिक्स के पेपर में देखा होगा कि आपको एमसीक्यू के मार्क्स जो हैं वो 30 हैं लेकिन एमसीक्यू की क्वांटिटी कम है, ठीक है। लेकिन यहाँ आप देख लीजिए कि क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए टाइम यहाँ पर आपको सेव ज़रूर करना है। 12 एमसीक्यू के हवाले से आपको 30 मिनट्स में एमसीक्यू सॉल्व करना है और एमसीक्यू जैसे ही आप सॉल्व करते रहेंगे तो जो एमसीक्यू आपको पहले आता है आपने पहले उसका आंसर कर देना है और जो एमसीक्यू नहीं आता उसको छोड़कर आगे चलना है। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको आती है आपने सबसे पहले उसको सॉल्व कर लेना है और फिर आगे चलते रहना है। एमसीक्यू बायोलॉजी में हमारी जो प्रीवियस प्रैक्टिस रही है उसके मुताबिक जो बायोलॉजी के एमसीक्यू हैं वो चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज हैं एमसीक्यू की, उनमें से ही एमसीक्यू ज़्यादातर पिक किए जाते हैं। लेकिन क्योंकि पहले जो एमसीक्यू आते थे वो 18 या 15 एमसीक्यू होते थे, अब 30 एमसीक्यू हैं, तो लाजमी सी बात है कि वहाँ से हट के भी एमसीक्यू आ सकते हैं, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ कि चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज जो होती है टेक्स्ट बुक के लास्ट में, उस एमसीक्यू की प्रिपरेशन आपने बहुत अच्छी और पक्की जो है प्रिपरेशन वहाँ से करनी है क्योंकि एमसीक्यू वहाँ से बहुत ज़्यादा आते हैं।
अब दूसरी चीज एमसीक्यू, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस याद कर रहे होंगे, शॉर्ट के, लॉन्ग के, उन एमसीक्यू, उन क्वेश्चंस को याद करते हुए आपने ऐसे रीड करना है उन लाइंस को कि जैसे इस लाइन से भी एमसीक्यू बन सकते हैं, ठीक है। और एमसीक्यू के हवाले से एक तो आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सेशन जो आपका चल रहा है इस वक्त, जिसके आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तकरीबन 14 to 15 मंथ का सेशन है और आपने इसमें बहुत कुछ पढ़ा है। बहुत से स्टूडेंट्स तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने 2 या 3 मरतबा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो एमसीक्यू के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्फिडेंट रहकर आपने एग्जाम में जाना है, माइंड रिलैक्स करके जाना है, ठीक है, ईजी होके। तो एमसीक्यू की तैयारी मैंने 2 जगह बताई, एक चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज है वहां से करेंगे, और दूसरी आप जो बहुत सारे क्वेश्चंस याद कर रहे हैं उनमें से एक एक लाइन को ऐसे रीड करेंगे कि एमसीक्यू इसमें से भी बन सकता है। याद रखिएगा कि एमसीक्यूज हमेशा चैप्टर की लाइंस से ही पिक किए जाते हैं। जो कंडेंस सिलेबस है आपने सिर्फ उसी को फोकस करना है, कंडेंस सिलेबस के अलावा किसी चीज पे नहीं जाना, ठीक है। तो बहरहाल ये तो एमसीक्यू के हवाले से रही बात। फिर आते हैं सेक्शन बी, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस। यहां पर आपको 10 टोटल क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसमें से आपने 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो टोटल जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं वो 6 अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स होंगे, तो टोटल 18 मार्क्स हैं। तो एमसीक्यू तो आपके हो जाएंगे ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में, लेकिन उसके बाद आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को टाइम देना है। और मेरा ख्याल ये है कि आप शॉर्ट क्वेश्चन को मैक्सिमम जो टाइम देंगे, ये मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, मिनिमम हो सकता है, मैक्सिमम आप देंगे 40 मिनट्स, ठीक है। 40 मिनट्स मैक्सिमम होने चाहिए, इससे ज्यादा टाइम में आपने नहीं जाना, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से कुछ क्वेरीज हैं, स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जिनके साथ डायग्राम बनाई जाए वो कौन से हैं, वो क्वेश्चन जिनके साथ डायग्राम की जरूरत नहीं होती वो कौन से हैं, ठीक है। तो यहां एक बात तो क्लियर कर दूं कि जब सेक्शन बी आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपने ऐसे क्वेश्चंस को पिक करना है जिसके पक्के नंबर हो। मिसाल के तौर पर सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स आते हैं एग्जाम में और वो 3 पॉइंट्स के नंबर पक्के हैं। पक्के का मतलब ये कि जो सेल थ्योरी आपने बुक में याद की है, नोट्स में भी वही चीज होती है, तो हर जगह वो सेल थ्योरी सेम है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपने पिक किए जैसे राइट शॉर्ट नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया या राइट शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लियस, तो इसमें शॉर्ट नोट लिखने में काफी बड़े बड़े पैराग्राफ हैं बुक्स में, ठीक है। तो बुक में जब बड़ी चीज है तो उसमें से कौन सी चीज शॉर्ट क्वेश्चन में लिखी जाए, कौन सी नहीं लिखी जाए, इसमें प्रॉब्लम होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने स्ट्रक्चर पे शॉर्ट नोट लिख दिया, लेकिन एग्जामिनर के माइंड में शॉर्ट नोट पे फंक्शंस भी होने चाहिए, तो वहां मार्क्स डिडक्ट होने का चांस है। या आपने सिर्फ फंक्शंस लिख दिए और स्ट्रक्चर की तरफ गए नहीं, एग्जामिनर वहां भी मार्क्स काट सकता है। आपने दोनों चीजें लिखी, क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई, टाइम वेस्ट हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस किस तरह के पिक करेंगे, मैंने आपको बताया कि सेल थ्योरी जिसमें 3 ही पॉइंट हैं, उसके अलावा और कोई चीज है ही नहीं, तो आप 3 पॉइंट लिखेंगे, नंबर पूरे मिलने, एग्जामिनर नहीं डिडक्ट कर सकता, ठीक है। और दूसरी चीज कि जैसे कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की भी जो डेफिनेशंस हैं उनके फिक्स मार्क्स हैं, फिक्स डेफिनेशन है, उनके मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा था, डायग्राम, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें डायग्राम बनाई जाए, नहीं बनाई जाए। मिसाल के तौर पर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया क्रोमोसोम का, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में जो डायग्राम है वो बहुत आसान है, इजी डायग्राम है, मुश्किल नहीं है, वहां पर डायग्राम बना लेना बेहतर है, ठीक है। फिर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है डिस्क्राइब द मस्कुलर टिश्यूज, तो मस्कुलर टिश्यूज में 3 मजीद टाइप्स हैं। तो मस्कुलर टिश्यूज की जब आप टाइप्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं वहां डायग्राम की जरूरत नहीं है, 3 नंबर के क्वेश्चन की बात हो रही है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर मस्कुलर टिश्यूज की बात होती है तो उसमें आपने बनाने की जरूरत नहीं है डायग्राम को, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें डायग्राम आसान है, मिसाल के तौर पर इस सवाल आ गया डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, अब सिर्फ स्ट्रक्चर की बात की गई है,
तो स्ट्रक्चर में आपने स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन भी करना है और इसकी डायग्राम भी बनानी है, ठीक है। तो कोशिश करें वो स्टूडेंट जिनकी डायग्राम्स अच्छी हैं वो डायग्राम्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, लेकिन एक बात याद रखिएगा, डायग्राम्स के हवाले से जो प्रॉब्लम होती है वो दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। नंबर 1 टाइम के हवाले से, नंबर 2 मार्क्स के हवाले से। टाइम के हवाले से बता दूं कि कोई भी डायग्राम जो लॉन्ग क्वेश्चन की आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने यहाँ डायग्राम का क्वेश्चन लिखा है एलिमेंट्री कैनाल और ह्यूमन हार्ट, लॉन्ग क्वेश्चन है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस डायग्राम को याद कर लेते हैं, प्रैक्टिस 1-2 मरतबा की और अच्छी बन गई उनसे, लेकिन जब एग्जाम में बनाने जा रहे हैं तो सिर्फ एक डायग्राम 30 मिनट्स में बनती है, 40 मिनट्स में बनती है। टाइम आपका टोटल कितना है, 2 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स का टाइम है, लेकिन एक डायग्राम 30 मिनट्स में हो रही तो आपका टाइम वेस्ट होगा और टाइम वेस्ट होने की वजह से आपका पेपर पूरा नहीं हो सकेगा। तो जब भी डायग्राम बनाएं उसके टाइम का ख्याल आपने रखना है। कोई भी डिटेल क्वेश्चन की डायग्राम चाहे जितनी भी मुश्किल हो, आपकी बुक में एलिमेंट्री कैनाल और ह्यूमन हार्ट, ये 2 डायग्राम ऐसी हैं जो टाइम टेकिंग है। इन डायग्राम्स को भी आपने मैक्सिमम टाइम है वो 15 मिनट्स। वैसे तो मेरा आइडिया ये है कि इसको आपने 10 मिनट्स में कर लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं मार्जिन दे रहा हूं कि लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप अच्छी प्रैक्टिस है तो 15 मिनट से ज्यादा आपने टाइम दिया, 1 मिनट भी ज्यादा दिया तो इसका मतलब पेपर आपको कंप्लीट नहीं होना। कोशिश करें 10 मिनट में। अब डायग्राम की प्रैक्टिस कैसे होगी, डायग्राम की प्रैक्टिस ऐसे होती है कि आप फर्स्ट टाइम डायग्राम ड्रॉ करेंगे 30 मिनट्स लगेंगे, सेकेंड टाइम ड्रॉ करेंगे 25 मिनट, थर्ड टाइम ड्रॉ करेंगे 20 मिनट्स। तो टाइम रिड्यूस होता चला जाएगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। तो प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी आप डायग्राम को अटेम्प्ट करें, प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो डायग्राम को अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, डायग्राम के हवाले से जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि मेरी डायग्राम बहुत अच्छी है और मैंने डायग्राम ड्रॉ की तो नंबर मेरे पूरे मिलेंगे, मैं चैंपियन हूं। कुछ स्टूडेंट समझते हैं अपने आप को चैंपियन। तो बेटा याद रखिएगा, डायग्राम में 2 तरह से नंबर मिलते हैं। नंबर 1 ड्राइंग, आपने ड्राइंग कर ली, उसके आधे नंबर है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 लेबलिंग। तो ये दोनों चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। आपने डायग्राम तो बहुत अच्छी ड्रॉ कर ली लेकिन लेबलिंग नहीं की तो बेकार है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर ह्यूमन हार्ट की डायग्राम के जो मार्क्स है टोटल 6 मार्क्स हैं। आपने इसमें से 3 नंबर ले लिए ड्राइंग करके और 3 नंबर लेने हैं इसमें लेबलिंग करके, ठीक है। तो लेबलिंग और ड्राइंग दोनों मिलकर 6 नंबर पूरे हो रहे हैं। इस दोनों में से किसी एक चीज को भी आपने छोड़ा तो डायग्राम के नंबर आपके गए, ठीक है। तो इसलिए डायग्राम को अटेम्प्ट करें तो सोच समझ के करें और इन दोनों चीजों का ख्याल रखना है आपने। रिपीट कर रहा हूं, ड्राइंग प्लस लेबलिंग, ठीक है। और दूसरी बात कि डायग्राम के हवाले से एक और चीज बता दूं कि बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जी बुक वाली डायग्राम बहुत मुश्किल है, हम क्या करें, इंटरनेट से सर्च कर ली, किसी और किताब से ले ली डायग्राम्स को, और वो डायग्राम जो आपने कहीं और से ली उसमें लेबलिंग का फर्क होता है, ठीक है, ड्राइंग का भी फर्क होता है। तो बोर्ड के पेपर में आपने उन डायग्राम्स को प्रेफरेंस देनी है जो आप किताब से अच्छी याद कर सकते हैं, ठीक है, किताब में से याद कर सकते हैं। तो जो बुक वाली डायग्राम होगी उसमें आप श्योर होंगे कि आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि बुक वाली डायग्राम और बुक की जो लेबलिंग है वही चीज बोर्ड में इवेल्युएट की जाती है ज्यादातर, ठीक है। तो इधर उधर की डायग्राम्स को लेने की जरूरत नहीं है। जो बुक्स में डायग्राम है प्रायोरिटी प्रेफरेंस आपने उसी को देनी है, ठीक है। तो ये बात हो गई डायग्राम्स के हवाले से, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से भी हमने बहुत सी चीजें बता दी। बहरहाल अब इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे दे दिया जाएगा। आप वहां से देख लीजिएगा कि कौन से क्वेश्चंस ज्यादा अहम है, इंपॉर्टेंट है, चैप्टर वाइज कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी मिल जाएंगे। फिर एमसीक्यू के हवाले से जो मॉडल पेपर के एमसीक्यू हैं उनका सोल्यूशन भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे जो आपके लिए स्पेशली बनाए गए हैं, वो एमसीक्यू भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी शॉर्ट क्वेश्चंस तक। डायग्राम के हवाले से भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बता दी मैंने और उम्मीद है कि इन सब चीजों का ख्याल रखा जाएगा।
अब आते हैं सेक्शन सी जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन मेरा ये ख्याल है कि एक क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ना, मिसाल के तौर पर 12 नंबर इसके मैक्सिमम है, तो आपको यहाँ पर टोटल कितने क्वेश्चन दिए जा रहे हैं? 4 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जिसमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने। 2 अटेम्प्ट करने का मतलब एक क्वेश्चन 6 नंबर का हो गया, ठीक है। इसमें मोस्टली जो मैक्सिमम टाइम की मैं बात करूं तो मैक्सिमम टाइम इसमें भी आपका जो होना चाहिए वो ऑलमोस्ट 15 मिनट्स, ये मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम टाइम, और 2 क्वेश्चन जब आप करेंगे तो उसके जो मैक्सिमम टाइम होगा 30 मिनट्स होगा। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट जिनकी राइटिंग स्पीड तेज है, लर्निंग बहुत अच्छी है और सारा साल मेहनत करते रहे हैं, हो सकता है कि वो स्टूडेंट 5 मिनट में भी इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 5 मिनट में भी सॉल्व हो जाते हैं। जैसे 5 मिनट वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है। तो मैक्सिमम टाइम दे रहा हूं, मैक्सिमम टाइम इसलिए दे रहा हूं कि हम एवरेज स्टूडेंट्स की भी बात कर रहे हैं और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए 15 मिनट्स जो है वो मैक्सिमम टाइम जो है वो मेरे ख्याल से हो जाएगा, ठीक है। तो इस सेक्शन में अगेन मैंने डायग्राम के हवाले से बताया था कि मैक्सिमम टाइम इसका भी 15 मिनट्स होना चाहिए। वो इसीलिए बताया था क्योंकि इस क्वेश्चन में, इस सेक्शन में आपको टाइम ज्यादा नहीं देना, ठीक है। अब जरा टोटल टाइम की बात कर लें, फिर मैं इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ भी आता हूं कि टोटल टाइम आपका कितना खर्च होगा बायो के पेपर में। 30 मिनट्स आपके यहां हो गए, ठीक है। 30 मिनट्स आपके यहां हो गए, 40 मिनट्स आपके यहां कंप्लीट हो गए। इट मींस 1 आवर 10 मिनट्स, और 15 + 15 यानी कि टोटल 30 मिनट्स आपके सेक्शन सी में भी जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि 1 आवर 40 मिनट्स में बायो का पेपर इजीली सॉल्व हो सकता है, ठीक है। 40 का मतलब ये होगा कि एक क्वेश्चन जो शॉर्ट है वो तकरीबन 6 से 7 मिनट का होगा, और मेरे ख्याल से 3 नंबर के सवाल में आपको 6 से 7 मिनट से पहले क्वेश्चन हो जाएगा। सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स लिखने हैं। मसल्स की डायग्राम अगर आती है तो वो भी 5 से 4 मिनट्स में हो जानी चाहिए। शॉर्ट डायग्राम है, छोटी डायग्राम है, ठीक है। तो मसल्स की डायग्राम की भी प्रैक्टिस आपने करनी है, और शॉर्ट क्वेश्चन में 1-2 और डायग्राम बता दूंगा मैं, ठीक है। पहले लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए सामने रखे हैं, जिसमें से सबसे पहला फोटोसिंथेसिस है। देखिए, फोटोसिंथेसिस मैंने टॉपिक तो पूरा लिख दिया है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये मत समझिएगा कि पूरी फोटोसिंथेसिस एक सवाल में पूछी जाएगी, ऐसा नहीं है। देखिए, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आपको आनी चाहिए, और जो डिटेल क्वेश्चन में अगर आया तो इसमें से या तो लाइट रिएक्शन आएगा या डार्क रिएक्शन आएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन, इक्वेशन विद लाइट और डार्क रिएक्शन, दोनों में से कोई एक रिएक्शन आ सकता है, ठीक है। बहरहाल फोटोसिंथेसिस के हवाले से एक और चीज बता दूं कि यहां चैप्टर नंबर 7 में क्लोरोप्लास्ट की एक डायग्राम है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की एक डायग्राम है जिसमें लाइट एंड डार्क रिएक्शन का कंपैरिजन दिखाया गया है, तो उस डायग्राम की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन चैप्टर 3 से क्वेश्चन है। देखें, मार्क्स टोटल 6 हैं सेक्शन सी के एक सवाल के, और यहां 5 किंगडम सिस्टम में सिर्फ 5 किंगडम है, तो 5 किंगडम्स के लिखने में 5 नंबर हो गए आपके, ठीक है। बाकी 1 नंबर कहां से आएगा? बाकी 1 नंबर जो आएगा वो इसके इंट्रोडक्शन से आएगा, ठीक है। और अगर आपकी राइटिंग स्पीड तेज है तो आपने इसके ऊपर एक फ्लो शीट बनाई गई है 5 किंगडम सिस्टम के स्टार्ट में ही, बुक में देख लीजिएगा। तो फ्लो शीट अगर बना लें तो वो एडवांटेज है आपके, मतलब आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं करें, लेकिन इंट्रोडक्शन लाजमी लिखिएगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, ठीक है। तो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको बता दी कि 5 किंगडम लिखने से 5 नंबर मिलेंगे, 1 नंबर आपको कहीं और से लेना जरूर है, ठीक है। नंबर 3, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, बहुत ही आसान सवाल है। कोई से भी 6 या 7 कैरेक्टरिस्टिक्स लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप याद करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक आपको दिया गया है, उस टॉपिक को कंप्लीट याद कीजिए। मेरे ख्याल से कोई 13-14 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं,
सारी याद कर लें बेहतर है, क्योंकि यहीं से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू भी आ सकते हैं, एमसीक्यू के लिए भी आपको तैयारी करनी है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम वाला क्वेश्चन पूरी तरह याद कर लीजिए। नंबर 4, ट्रांसपैरेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ट्रांसपैरेशन की डेफिनेशन और इसकी सिग्निफिकेंस। अच्छा, यहां भी कुछ स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज होते हैं, सर सिग्निफिकेंस में नेगेटिव इंपॉर्टेंस लिखें या पॉजिटिव इंपॉर्टेंस लिखें? तो बेटा सिग्निफिकेंस का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, तो यहां पर पॉजिटिव सिग्निफिकेंस या पॉजिटिव इंपॉर्टेंस भी लिखनी है, नेगेटिव इंपॉर्टेंस भी लिखनी है। ठीक है, तो दोनों चीजें यहां पर शामिल होंगी ट्रांसपैरेशन की सिग्निफिकेंस में। नेक्स्ट है एनिमल टिश्यूज, बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल। ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहां पे याद रखा ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आया कि एक्सप्लेन इन डिटेल एनिमल टिश्यूज। अब ये सवाल अगर देखा जाए इसको, तो ये ऐसा सवाल है जिसको सॉल्व करने के दौरान आप पूरी कॉपी भर सकते हैं सिर्फ एक ही सवाल से। तो इसलिए मैंने सोचा कि जी यहां कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, इस कंफ्यूजन को जरा दूर कैसे किया जाए। तो इसमें आपने करना क्या है, देखें एनिमल टिश्यूज के ऊपर नोट आ गया, डिटेल क्वेश्चन आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इन चारों को तो डिस्क्राइब करना ही करना है। ये बात तो हो गई क्लियर कि इन चारों को आपने डिस्क्राइब करना है। एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मसल टिश्यूज और नर्वस टिश्यूज, चारों को डिस्क्राइब करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि एपिथेलियल टिश्यूज ऐसा क्वेश्चन है जिसकी डिटेल बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, एपिथेलियल टिश्यूज का इंट्रोडक्शन कंप्लीट लिखेंगे और उसके बाद आपने आना है इसकी टाइप्स पे। ठीक है, जिसमें सिंगल लेयर और डबल लेयर, स्ट्रेटिफाइड और सिंपल। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल और स्ट्रेटिफाइड और सिंपल एपिथेलियल, इन दोनों को डिफाइन करना है और उसके बाद इसकी टाइप्स के नाम लिख दें। जैसे क्यूबॉइडल है, कॉलमनर है, तो इसकी टाइप्स के आप नाम लिख देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है, 4 टाइप्स हैं जिसमें ब्लड भी है, कार्टिलेज भी है, बोन भी है। ठीक है, तो इसमें कनेक्टिव टिश्यू की डिस्क्रिप्शन पूरी लिखेंगे और आखिर में लिख देंगे इट हैज 4 बेसिक टाइप्स और टाइप्स के नाम लिख देंगे। ठीक है, जैसे ब्लड, कार्टिलेज और आपको बताया दूसरी चीजें। तो कनेक्टिव टिश्यू की भी आपने इसी तरह लिखना है। मस्कुलर टिश्यूज में भी टाइप्स हैं। अगेन मस्कुलर टिश्यूज होते क्या हैं, डिस्क्राइब करेंगे और डिस्क्राइब करने के बाद इसकी भी टाइप्स के नाम लिख देंगे। ठीक है, अगर राइटिंग स्पीड तेज है तो एक एक लाइन की डिस्क्रिप्शन करें, वरना उसकी जरूरत नहीं है। लास्ट वन नर्वस टिश्यूज, इसकी कोई टाइप नहीं है और सिर्फ डिस्क्रिप्शन है, इसकी डिस्क्रिप्शन लिखें, टाइप्स तो इसकी है ही नहीं तो जरूरत नहीं होती। तो इस तरह एनिमल टिश्यूज अगर डिटेल में आता है तो आपको पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आपने इन चारों की डिस्क्रिप्शन जरूर लिखनी है और डिस्क्रिप्शन के साथ आपने इनकी टाइप्स के जो नाम हैं वो मेंशन कर देने हैं। ठीक है जी, तो ये एनिमल टिश्यूज का क्वेश्चन आपका हुआ कंप्लीट। वैसे मेरा ख्याल ये है कि सिर्फ एपिथेलियल टिश्यूज भी एग्जाम में लॉन्ग में आ सकता है। अगर ये लॉन्ग में आता है तो फिर इसकी सारी टाइप्स के साथ आपने इसको डिस्क्राइब करना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड ह्यूमन हार्ट। अगेन बता दूं कि डायग्राम में 2 चीजों के मार्क्स आपको थे, एक तो ड्राइंग के और दूसरा लेबलिंग के। ठीक है, तो ड्राइंग और लेबलिंग दोनों के साथ जो टेक्स्ट बुक की लेबलिंग है वो याद करनी है। रिपीट कर रहा हूं, कहीं से भी डायग्राम ले रहे हैं आप, पहले तो कोशिश करें कि बुक की ही डायग्राम की प्रैक्टिस करें। अगर कहीं और से भी ले रहे हैं तो लेबलिंग आपने टेक्स्ट बुक की ही याद करनी है। ठीक है, और अगेन टाइम के डायग्राम में आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। ऐसी डायग्राम जिसकी प्रैक्टिस आपकी नहीं है, 15 मिनट से कम टाइम पे आप बना सकते हैं वो अटेम्प्ट करें, 15 मिनट से ज़्यादा पे जाएंगे तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और फिर एक और कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स की रहती है कि जी हम बगैर डायग्राम के बायो का पेपर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखें, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ये है कि डायग्राम के बगैर आपका पेपर सॉल्व होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको मार्क्स जो मिलने हैं वो आपने जो अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चन, इस पे मार्क्स मिलने हैं। अगर उन्होंने डायग्राम की चॉइस नहीं दी हुई, ठीक है, डायग्राम के बगैर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, पेपर सॉल्व हो रहा है तो जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे डायग्राम होना बेहतर है। ठीक है, अगेन नंबर 7, डाइजेशन इन स्टमक
और ओरल कैविटी। अब यहाँ पर बुक में फंक्शंस ऑफ स्टमक है, फंक्शंस ऑफ ओरल कैविटी है। तो ओरल कैविटी की जितनी भी हेडिंग्स हैं, अगर लॉन्ग में आता है तो सारी हेडिंग्स आपने लिखनी होंगी। स्टमक में डाइजेशन किस चीज़ की होती है, मिसाल के तौर पर थोड़ी सी बात बता रहा हूँ कि स्टमक में डाइजेशन जो है वो मेजर प्रोसेस प्रोटीन की डाइजेशन का होता है, तो प्रोटीन की डाइजेशन का जिक्र लाजमी करना है वहाँ पे। पेप्सिन एंजाइम की डाइजेशन, जो उसका रोल है डाइजेशन में, उसका जिक्र लाजमी करना है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जिक्र लाजमी करना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं स्टमक के हवाले से, ठीक है, तो इसका जिक्र करना है। ओरल कैविटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन और दूसरी चीज के मैकेनिकल डाइजेशन, ठीक है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ओरल कैविटी में। एंड लास्ट वन, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, आसान टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस कंपोजिशन ऑफ ब्लड के साथ आपने क्या करना है कि ब्लड डिसऑर्डर को भी थोड़ा बहुत देख लेना है, ठीक है। तो ये डिटेल क्वेश्चंस आपके गालिबन कंप्लीट हुए, और मैंने जो कन्फ्यूजन, जो मैं ये समझता था कि बहुत से स्टूडेंट्स बार बार सवाल करते हैं, उन कन्फ्यूजन को भी दूर करने की कोशिश की है कि डायग्राम में टाइम का ख्याल रखना है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में बता दी, ताकि आपको पता रहे कि मैंने जो डायग्राम क्वेश्चन पे अटेम्प्ट किया है, डायग्राम वाला क्वेश्चन, उसमें मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे आप खुद एवेल्युएट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, इसको भी मैंने कोशिश की है कवर करने की, ठीक है। बाकी आपको बता दिया गया है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट के भी मिल जाएंगे, लॉन्ग के तो यहाँ लिख दिए गए हैं। और MCQs दो चीज़ों के मैंने कहे, एक तो कहा कि मॉडल पेपर का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको जो इम्पॉर्टेंट MCQ हैं वो भी सर रज़ा जो है वो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन, और मज़ीद कोई क्वेरीज होंगी तो वो सर रज़ा से आप डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर जो है वो बायोलॉजी का बहुत अच्छा होगा, ना सिर्फ बायोलॉजी बल्कि तमाम पेपर्स आपके बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप जो है वो रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं और इन गाइडेंस पर अमल भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो उम्मीद यह है, हमें भी खुशी होगी जब आप अच्छे मार्क्स लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन एंड अल्लाह हाफिज़। जी बच्चों, तो वेलकम वंस अगेन, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू डॉक्टर उमर के वो हमारे पास आए और आप लोगों को बहुत अच्छे से उन्होंने गाइड किया, और ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने बहुत डिटेल में आपको जो है वो डिस्क्राइब की है, ठीक है, रिलेटेड टू द पेपर, और जिसमें आपके MCQ सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। अच्छा बेटा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता चलूँ, सेक्शन A के MCQ उन्होंने हमें जो है वो सॉल्व MCQ प्रोवाइड कर दिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है, मॉडल पेपर के सॉल्व MCQs का। और उसके अंदर कुछ MCQ, एक MCQ ऐसा जिसका राइट ऑप्शन MCQ में ही, मतलब मॉडल पेपर में नहीं है, तो उसका राइट ऑप्शन है नन ऑफ दीज, वो अलग से रेड बॉक्स के अकॉर्डिंग जो है वो हमने मेंशन कर दिया है वहाँ पे। और दूसरे उसी के वेरी नेक्स्ट MCQ जो है उसके अंदर डज नॉट का वर्ड जो है वो एक्सिस में, ठीक है, तो वो हमने कट कर दिया, बाकी जो है वो राइट ऑप्शन मार्क कर दिए हैं, तो वो MCQ देख लीजिएगा। दूसरा ये है कि आपको जो है वो अलग से MCQ प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपने उससे भी उनकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जो है वो सेक्शन B के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डॉक्टर उमर ने दिए हैं हमें, और वो भी आपने जो है वो ज़रूर उनको फोकस करना है। अगर वो सेक्शन B की बात करें, सेक्शन B के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको गिवन है, अगर उनकी आपने तैयारी कर ली अच्छे से, तो आपका बहुत अच्छे से सेक्शन B निकल जाएगा। उसके बाद सेक्शन C के तो सारे क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे हैं, ठीक है बेटा। तो ये इन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया, और आई होप आप लोगों को काफ़ी जो है वो इससे हेल्प जो है वो मिली होगी, और काफ़ी आप लोगों के पेपर से रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो चुके होंगे, और क्यूरी भी काफ़ी रिजॉल्व हो गई होंगी। और अदरवाइज़ अगर आप लोगों को अभी भी कोई क्यूरी है और आपको कुछ पूछना है, ठीक है, तो आप लोग जो है वो ज़रूर कमेंट करें, और जो है वो आपको इंशाल्लाह ज़रूर उसका रिप्लाई मिलेगा। और दूसरा ये है कि क्योंकि बेटा बायो सब्जेक्ट है और इसका मुझे इतना कोई आइडिया नहीं है, तो बेटर यही होगा कि आप लोग डायरेक्ट डॉक्टर साहब से जो है वो कंसल्ट करें और डॉक्टर साहब से जो है वो कांटेक्ट करें। तो उसके लिए मैंने डॉक्टर साहब से परमिशन लेकर उनका नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दिया हुआ है, आपने जो है वो डॉक्टर साहब का नंबर जो है वहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन से लेना है और डॉक्टर साहब को कांटेक्ट करना है। अच्छा बेटा, ये जो है बेटा डॉक्टर साहब काफ़ी बिजी रहते हैं, तो इस वजह से जो है वो आपने कॉल बिल्कुल नहीं, उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की कि आप लोगों को मैं बता दूँ कि कॉल नहीं करें, थोड़ा सा आप लोग वेट करें, आपने व्हाट्सएप पर मैसेजेस जो है उनको ड्रॉप कर देना है, वॉइस ड्रॉप कर दें, मैसेज ड्रॉप करते हैं, जैसे ही उनको टाइम मिलेगा
वो आप लोगों के रिप्लाई इंशाल्लाह कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों के लिए और आसानी हो जाएगी कि आपको डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर साहब का नंबर मिल जाएगा, आप लोग डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो मेरे थ्रू कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग जो है मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर तो आप लोगों के पास होगा ही, अदरवाइज जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो दूसरा ये है कि आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, अगर आपको छोटी मोटी कोई चीज़ पूछनी है तो आपको उसका भी रिप्लाई इंशाल्लाह डॉक्टर साहब दे देंगे। ठीक है, तो मैंने काफ़ी जो है वो रिक्वेस्ट ये कि वो आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा आप लोगों की क्वेरीज रिजॉल्व कर दें ड्यूरिंग पेपर। ठीक है, तो इंशाल्लाह आफ्टर पेपर आप लोगों ने उनका काफ़ी थैंक्स करना है और पेपर के बाद ज़रूर कमेंट करके बताना है कि पेपर आप लोगों का कैसा हुआ। विश यू ऑल दी बेस्ट, अल्लाह ताला जो है वो आप सबको कामयाब करे। और दूसरा ये है कि बेटा जो है ज़रूर इस सेशन को, इस वीडियो को जो है तमाम जो है बायो के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और क्लास 9 के तमाम स्टूडेंट्स को, जितने भी आप लोगों के स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग के जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सब में जो है वो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 9 के स्टूडेंट जो है वो इस वीडियो से जो है वो फ़ायदा हासिल कर सके। ठीक है बच्चों, तो मैं इंशाल्लाह पेपर के बाद मुलाकात होती है दोबारा और फिर आप लोगों से एक छोटा सा सेशन रखते हैं आफ्टर पेपर और आप लोगों से कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं और पेपर आप लोगों से पूछते हैं कि कैसे आप लोगों के पेपर्स गए। ठीक है बेटा, और उसके बाद आफ्टर पेपर एक्टिविटीज़ को भी हम थोड़ा सा इंशाल्लाह कुछ उससे भी रिलेटेड कुछ आप लोगों से बात करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पेपर की तैयारी करें और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी, कोई भी कंसर्न हो तो आप लोग जो है वो कमेंट कर सकते हैं, आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। और रिलेटेड टू सब्जेक्ट अगर आपने कोई बात करनी है तो उसके लिए डॉक्टर साहब का नंबर आपको दिया हुआ है, तो आपने जो है वो वहाँ पर उनसे कॉन्टैक्ट करना है थ्रू व्हाट्सएप। ठीक है बच्चों, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।